हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं हिंदी में गजानन माधव मुक्तिबोध जी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो अगर आप लोगों ने और वीडियो भी जो लेखकों की है हिंदी सिलेबस में नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। लगभग हमारे राइटर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्द ही गुमानीपन जी से रिलेटेड वीडियो भी मैं लेके आऊंगी। तो आज देख लेते हैं मुक्तिबोध। ठीक है, इनका जीवन परिचय, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ, जब आपके पास टाइम हो 8 से 10 मिनट का, आप जरूर एक लेखक को डेली सुनिए। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं ना, इसीलिए हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर पोर्शन का अपनी एक वैल्यू है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए हमें पढ़ना इसको जरूरी है। चलिए, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म हुआ 1917 में। और 1917 यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय था। और 1917 का टाइम ही वो टाइम था जब महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला आंदोलन प्रारंभ किया था। किस नाम से? चंपारण नाम से। ठीक है, तो 1917 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई, कौन सी? चंपारण आंदोलन की। और इसी साल जन्म हुआ गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो याद करने के लिए आप को रिलेट करेंगे दूसरी घटना से तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम माधवराव मुक्तिबोध, यानी इससे पता चल रहा है मुक्तिबोध से कि मुक्तिबोध इनका उपनाम नहीं है। ये जो टाइटल है, ये जो उपनाम लगाया गया है, ये क्या है? इनके पिता के नाम से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इनका उपनाम नहीं है। चलिए, माता का नाम पार्वती बाई और इन्होंने एमए कंप्लीट किया 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु हुई 1964 में भोपाल में ही हुई। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। इनकी जो सभी रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य में मील का पत्थर साबित हुई। मुक्तिबोध के जीवन काल में इनका कोई भी काव्य संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ। ठीक है, ये आप देखिए, जब ये जिंदा थे तो इनका जितने भी काव्य संग्रह थे उनमें से एक का भी प्रकाशन नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए, इनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। पहली है इनकी कामायनी पुनर्विचार 1952 में। ठीक है, कामायनी, वैसे कामायनी जो है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। लेकिन पुनर्विचार की बात की गई है तो ये किसकी हो जाएगी? मुक्तिबोध की हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने इस रचना को एक क्रांतिकारी रूप से प्रतिपादित किया, आलोचनात्मक तरीके से और एक नए ढंग से प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये रचना किसकी है? मुक्तिबोध की। दूसरा है चांद का मुंह टेढ़ा 1964। और ये वाली जो पुस्तक है ये बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, इनकी एक कृति चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी कृति है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। नेक्स्ट है एक साहित्य की डायरी 1965 में। ठीक है, एक साहित्यिक की डायरी। और जो इनकी ये रचना है वसुधा पत्रिका में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि जो वसुधा पत्रिका थी, इसका भले इसके संपादक हरिशंकर प्रसाई थे लेकिन इन्होंने इसमें काम किया था, तो उसी में इनका संपादन हुआ था एक नाटक के रूप। ठीक है, एक प्रमुख कृति है इनकी भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। चलिए, अब देख लेते हैं कि इनके प्रमुख उपनाम कौन कौन से हैं। ठीक है, मुक्तिबोध इनका उपनाम नहीं है, वो मैंने आपको पहले भी बताया। इनका उपनाम है पहला, आत्म संघर्ष का कवि इन्हें कहा जाता है। गहन अनुभूति का कवि कहा जाता है। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। और साथ ही इनको कहा जाता है प्रगतिवादी कविता एवं नई कविता के बीच का सेतु कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम इनकी विधा की बात करते हैं तो ये कवि थे, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार थे। ठीक है, इतनी विधाओं में इन्होंने क्या की है? रचनाएं की है। चलिए, इनकी प्रमुख कविताओं की बात करेंगे तो इनकी जो सबसे लंबी कविता है जो कि 8 खंडों में विभक्त है वो है अंधेरे में। ठीक है, सबसे लंबी कविता। और दूसरी है ब्रह्म राक्षस। और भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ कहानी संग्रह देख लेते हैं इनके, जैसे काठ का सपना, जंक्शन, प्रश्न, विपात्र को मैंने यहाँ पे काटा है क्योंकि ये क्या है? एक प्रमुख उपन्यास है इनका। ठीक है, लेखन इनके कहानी है सौंदर्य के उपासक, पक्षी और दीमक, क्लाइड इथरली इनकी रचना है। ठीक है, पूछी गई है एक बार, सतह से उड़ता आदमी, ये सब क्या है? इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है,
चलिए, तो मैंने आपको बताया था विपात्र क्या है, इनका एक उपन्यास है। अब देखिए क्या होता है कि जो इनके काव्य संग्रह थे वो तो तब प्रकाशित नहीं हो पाए थे जब ये जीवित थे। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनके मित्र हुए नेमीचंद, जिन्होंने इनकी अप्रकाशित रचनाओं को प्रकाशित किया। किस नाम से? मुक्तिबोध रचनावली नाम से इन्होंने इसे प्रकाशित किया। ठीक है, तो मुक्तिबोध रचनावली किसकी रचना है? तो नेमीचंद की। इन्होंने इसको प्रकाशित किया ना पूरी तरीके से, सबको एक साथ लेके, इसे ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है तार सप्तक की जो मूल संकल्पना है। ठीक है, तार सप्तक आपने सुना होगा, किसी दिन डिटेल से करेंगे, अभी ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। जो तार सप्तक की मूल संकल्पना है, परिकल्पना है, उसमें 4 लोगों का अहम रोल रहा है। एक है नेमीचंद जैन, दूसरे प्रभाकर माजवे, तीसरे मुक्तिबोध और चौथे अज्ञे। ठीक है, इन चारों की ये परिकल्पना थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मुक्तिबोध हंस पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। मैंने आपको पढ़ाया था हंस पत्रिका का जो संपादन किया था, किसने किया था? प्रेमचंद ने किया। ठीक है, दूसरे वसुधा, जिसका संपादन किया था हरिशंकर परसाई ने, और इससे भी ये जुड़े रहे थे। ठीक है, तो इतना ही इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट था, इनकी रचनाएं, इनसे इनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन बनते एग्जाम में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध को अनेक नामों से जाना जाता है, जिनमें से कौन सा एक सही नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, पहला है आत्मसंघर्ष का कवि, तो ये भी कहा जाता है। फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा नहीं है? समय का सूर्य इनको नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेमीचंद हो जाएगा। इनके अप्रकाशित जो काव्य संग्रह थे उसको इन्होंने संपादित किया, नेमीचंद ने, मुक्तिबोध रचनावली के नाम से। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मुक्तिबोध के काव्य को किसने लावा कहकर पुकारा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाकर माजवे ने इसको क्या कहा? लावा कहकर पुकारा इनके काव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तिबोध जी का जन्म किस वर्ष व कहाँ हुआ? तो 1917 में इनका जन्म हुआ, और कहाँ पे? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद व प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है? वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वचन सिंह ने। ठीक है, क्योंकि इनकी जो कविताएं थी उनमें दोनों चीज देखने को मिलती थी, प्रयोगवाद भी और प्रगतिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने मुक्तिबोध के काव्य को क्या कहकर पुकारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्मिता की खोज कहकर पुकारा। ठीक है, तो चलिए ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुक्तिबोध जी से संबंधित। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।